जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। दोस्तों, आए दिन आरोप लगते रहे कि डोटासरा के परिवार के सभी सदस्य सरकारी नौकरियों के अंदर बड़े पदों पर चले गए। 100 से 125 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और एक पूरी चैन बेनकाब हुई। मैं आ गया हूं आपके सामने गहलोत राज में हुए एक बहुत बड़े पेपर स्कैम को अनफोल्ड करने। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये स्कैम्स की पूरी सीरीज आने वाली है इस चैनल के ऊपर। मैं हूं जितेश, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ, किस किस पर आरोप लगे, वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे आज वो लोग कहां हैं, तो शुरुआत कहां से होती है। लगभग 2008 से 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखने लगा राजस्थान सरकार के अंदर। जितनी भी बड़ी भर्ती परीक्षाएं होती थी, हर बार किसी न किसी तरह का लीक सामने आता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती थी, नए नए खुलासे होने लगते थे। फाइनली एसओजी के हाथ लग गया आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा। लेकिन सवाल यह है कि बाबूलाल कटारा ने इस स्कैम को अंजाम कैसे दिया। ये पूरा स्कैम इतना बड़ा स्कैम था कि एक आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी चैन लगती है। हालांकि बाबूलाल कटारा के पास सभी पेपर्स का एक्सेस होता था, क्योंकि ये आरपीएससी मेंबर था। दूसरा आरोपी अनिल कुमार डीटीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको बाबूलाल कटारा काम में लेता था कॉपी करवाने के लिए, फॉरवर्ड करवाने के लिए। एक और आरोपी राकेश शर्मा, जिसके पास सीधा एक्सेस था प्रिंटिंग प्रेस का, यानी जहां से पेपर को बहुत ही आसानी से लीक किया जा सकता था। ये तीन ही वो लोग थे जिनके पास सीधा सीधा एक्सेस था। अब जब तक बाहर के लोग मदद नहीं करे, अंदर के लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बाहर के लोगों के अंदर भी बहुत लोग शामिल हैं, जैसे मनोज गुर्जर, पेपर सप्लाई चेन के अंदर मिडिलमैन होता था। कुंदन, रमेश, सतीश, जिन्होंने एसओजी ने कस्टडी में लिया, ये छात्रों तक पेपर पहुंचाने का काम करते थे। और अलवर, भरतपुर से लेकर के जयपुर तक के कोचिंग सेंटर, वो भी इस सब के अंदर शामिल थे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की भूमिका सामने आई। रूम बुक करते थे, छात्रों से पैसे लेते थे और रात को उनको पेपर पढ़वाया जाता था। रिपोर्ट्स में सामने आया कि कटारा के परिवार के भी बहुत सारे लोग, भतीजा, चाचा, सब मिलकर के पेपर को लीक कर रहे थे, उसका फायदा उठा रहे थे, सरकारी नौकरियां पा रहे थे। छात्रों के फोन से पेपर का पीडीएफ बरामद हुआ। चैट्स, यानी पेपर खरीदना है, कितना पैसा लगेगा, ये सब चैट्स बरामद हुई हैं। पढ़ाई की व्हाट्सएप चैट मिली, एग्जाम से जस्ट पहले के जिनके टाइम स्टैम्प्स होते थे। उदाहरण के लिए एसओजी ने एक होटल पे रेड मारी, कमरा नंबर 203। अंदर 9 छात्र बैठे थे, कमरे में प्रोजेक्टर लगा था और स्क्रीन पर था आरपीएससी पेपर। और जो लड़का समझा रहा था पेपर को, वो कोई टीचर नहीं था, कटारा नेटवर्क का दलाल था। एसओजी के डीएसपी ने बताया कि यह मामला परीक्षा के जस्ट 12 घंटे पहले का था। ये सारे पैटर्न हर जगह पे कॉमन थे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे लोग इस स्कैंडल के अंदर शामिल थे। कटारा अकेला कुछ नहीं कर सकता था। और अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे ये पेपर लीक होता था, बच्चे के मोबाइल तक पहुंचा कैसे। देखो, सबसे पहले आरपीएससी के अंदर वाला आदमी, जैसे कि कटारा, सबसे पहले अंदर पेपर को देख लेता था और यहीं से पेपर का एक फोटो बाहर निकलता था। और ये फोटो खींचेगा कौन? डीईओ, डेटा एंट्री एक्सपर्ट। और इस फाइल को सीधे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाएगा, एक पेन ड्राइव के अंदर डाला जाएगा। और ये जो पेन ड्राइव है, इसको रात को बाहर निकाल दिया जाएगा चोरी छुपे। अब बाहर के दलाल नेटवर्क में बहुत सारे नाम सामने आते हैं। मनोज गुर्जर, कुंदन, रमेश, सतीश और कोचिंग ऑपरेटरों की टीम। इन सब की जिम्मेदारी रहेगी पेपर को छोटे छोटे ग्रुप्स को बेचना, छात्रों को बुलाना, 8 से 20 लाख रुपए तक लेना, होटल का कमरा बुक करना और रात को क्रेम सेशन कराना। क्रेम सेशन का मतलब यानी एक साथ बच्चों को बिठा करके उनको पेपर बांटना, एक तरह से दिखा देना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर क्या होने वाले हैं। अब देखिए, बाहर के लोगों को जब पेपर दिया जाएगा तो अंदर के जो परिवार के लोग हैं उनको क्यों भला पेपर नहीं दिया जाएगा। तो कटारा के ऐसे बहुत सारे निजी रिश्तेदार हैं जिन्होंने पेपर के अंदर फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर लिए, लगभग। पेपर के ऐसे कठिन हिस्से जिनके अंदर 1-2 क्वेश्चन करना भी मुश्किल होता है, वहां भी पूरे मार्क्स प्राप्त हो रहे थे। और जब एसओजी फोन चेक करती है तो वो सेम पैटर्न जो पहले बताया सामने आते हैं। यहाँ तक कि कटारा के एक रिश्तेदार ने तो उस पेपर के सेगमेंट में भी हाई स्कोर किया जिसको पिछली साल उसने पढ़ा तक नहीं था। अब 8 से लेकर 20 लाख तक कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, तो ये पैसा लिया कैसे जाता था? छात्रों को होटल के अंदर बुलाते थे, कमरे के अंदर आधा पेमेंट पहले ले लिया जाता था, फिर उनको पेपर दिखाया जाता था और आधा पेमेंट काम होने के बाद ले लिया जाता था। अलवर केस में देखने को मिला कि 9 छात्रों ने 8-8 लाख रुपए किसी और को दिए और किसी दूसरे दलाल ने होटल के अंदर कमरा बुक किया। देखो, छोटे पैकेज में सिर्फ पेपर मिलता था, लेकिन 20 लाख वाला जो पैकेज अगर कोई लेगा तो उसके अंदर उसको आंसर की भी मिलती थी साथ में। अब मेहनत कौन करे? पेपर मिल गया, उसके बाद भी इतने निकम्मे लोग हैं कि उनको कुछ आता ही नहीं है। जब कुछ आता ही नहीं है तो पेपर को सोल्व कैसे करेंगे? भले उनके पेपर हाथ में दे दो, तो फिर क्या आंसर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वो भी साथ में ले लो अगर 20 लाख रुपए तुम दे सकते हो। अगर और भी ज्यादा दिक्कत है तो टीचर्स आपको सोल्व करवाएंगे, कमरे के अंदर बिठा करके पूरा पेपर, एक लेसन क्लास दी जाएगी आपको और टॉप रैंक का दावा किया जाएगा। ये सारी चीजें उस 20 लाख के पैकेज में शामिल होती थी। लेकिन क्रिमिनल कितना भी शार्प माइंडेड क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। इस केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत कटारा ने करी वो अपने रिश्तेदारों को पेपर दिए।
ये गलती रही, क्योंकि बाहर के लोगों को तो डायरेक्ट हार्ड कॉपी दी नहीं जाती थी। उनको तो कमरे में बुला करके पेपर दिखाया जाता था, नहीं उनके पास मोबाइल होता था, मोबाइल वगैरह पहले उनसे ले लिए जाते थे। लेकिन रिश्तेदारों के पास सीधे पीडीएफ्स वगैरह पहुंच गए और वहां से बहुत सारी जगह सर्कुलेट हो गए और फिर भांडा फूट गया। और जिस होटल में कमरा नंबर 203 का मैंने जिक्र किया था, उसमें पुलिस दरवाजा तोड़ करके अंदर पहुंची थी और सारा काला चिट्ठा पुलिस के सामने था। अब शुरू करते हैं उस एंगल को जिसने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के बारे में न जाने कितने सारे बयान वायरल हुए कि ये दलाल है, पेपर खा गया, अपने परिवारों को इसने अधिकारी बना दिया, न जाने क्या क्या। तो सवाल है कि लोग सीधा डोटासरा को टारगेट क्यों कर रहे थे। देखिए, पहली चीज तो वो शिक्षा मंत्री थे तो उनको टारगेट करना लाजमी है, लेकिन दूसरी चीज एक और है, इसी पेपर लीक पैटर्न के टाइम पे उनके परिवार के काफी सारे लोग अधिकारी बन गए, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर उनका चयन हो गया। और फिर विपक्ष का सवाल था कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे स्कैंडल हो रहे हैं और उसके बाद भी ये सरकार चुप क्यों है। तो जो चुप्पी है वो कई बार गहरे जवाब दे जाती है। हालांकि औपचारिक रूप से डोटासरा ने उस समय कहा कि मेरे परिवार ने किसी भी तरह के कोई पेपर लीक नहीं करे हैं। डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएसएस बन गए। अब वो कागज मेरे पास है। अब डोटासरा ज्यादा बोलेंगे तो साथ में काम नहीं करेंगे। सारे लोग जैसे एग्जाम होता है उस पैटर्न के तहत ही पास हुए हैं, लेकिन पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह का पैटर्न था। लेकिन फिर भी आज तक डोटासरा के खिलाफ कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाया। पता नहीं सबूत मिले नहीं या सबूत दबा दिए गए या फिर सच में ही डोटासरा बिल्कुल निर्दोष थे, उनकी छवि बिल्कुल साफ है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस तरह के स्कैंडल्स के अंदर वो कभी शामिल होते ही नहीं हैं। अब देखिए, सुनने में तो स्टोरी इंटरेस्टिंग आपको लग रही होगी, लेकिन ये बहुत कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इसका प्रभाव कितना बड़ा है, गहरा है, ये समझिए। एक ऐसा स्टूडेंट जो पूरे दिन लगभग 16 से 17 घंटे पढ़ाई करता है और लगभग 2 से 3 साल तक लगातार तैयारी में लगा रहता है और उसकी सीट, उसके हिस्से की सीट कोई और ले जाता है। आप समझिए उस स्टूडेंट को कितना दुख होता होगा। 2018 से 2023 के बीच में लगभग 26 प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, जिनमें से लगभग 14 से 15 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और इन सब परीक्षाओं को लगभग 78 से लेकर 90 लाख तक युवाओं ने दिया था। अब सोचिए कितने लोगों का भविष्य दांव पे था। अगर इस स्कैंडल की मार्केट वैल्यू की बात करें तो लगभग 400 प्लस करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। अगर मोटा मोटी एक पेपर की कीमत 6 से लेकर 12 लाख भी मान ली जाए तो भी 400 प्लस करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ ही है। और इस पूरे धंधे के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री भी कहीं पीछे नहीं है। छात्रों को एक टॉप फ्लोर के अंदर अलग से ले जाया जाता था, वहां पे उनको पेपर की तैयारी करवाई जाती थी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोचिंग के माफियाज इस पेपर लीक के अंदर शामिल है। भाई, पेपर लीक ज्यादातर करवाता कौन है? कोई ना कोई स्पॉन्सर तो चाहिए ना। मैं अगर कोई काम करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसा तो मिलेगा ही, और वो पैसा देगा कौन? भाई, कोचिंग माफिया क्या करते हैं, इनके पास खूब सारे स्टूडेंट होते हैं और ये पूरा दावा करते हैं जाकर के कि आपके बच्चे को नौकरी लगवाएंगे ही लगवाएंगे। और कैसे लगवाएंगे वो सिर्फ कोचिंग माफियाज को ही पता होता है। लेकिन जब इस तरह के खुलासे होते हैं तो फिर सबको पता चल जाता है। सरकारी प्रणाली पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। कितनी सारी परीक्षाएं रद्द हो गई। 4 साल के अंदर पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सहायक कर्मचारी, ग्राम सेवक, जयन, आरएएस प्री, पटवारी, इतनी सारी परीक्षाओं को रद्द किया गया। इस वजह से सरकार को लगभग 900 से लेकर के 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान भुगतना पड़ा। एक्चुअल में नुकसान सरकार का क्यों कहेंगे, ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, जो कि हम जैसे आप जैसे लोग देते हैं। और युवाओं का कितना सारा समय बर्बाद हुआ, उसको नहीं भूल सकते। लगभग 3.25 लाख छात्रों ने स्वीकारा कि वो इन स्कैम्स के चलते डिप्रेशन में चले गए। कितने सारे छात्रों ने सुसाइड कर लिया और हजारों छात्रों ने नाउम्मीद होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ही छोड़ दिया। बोले, एक तो बेरोजगारी इतनी ऊपर है इस देश में, आबादी 150 करोड़ है और उसके बाद जितने पेपर होते भी हैं उनमें भी दलाली होती है, क्यों ही हम तैयारी करें। अब सवाल आता है कि फिलहाल केस किस स्टेज पर है, जिन लोगों ने ये सब काम किए वो कहां हैं, उनका हुआ क्या? तो देखिए, इस मामले के अंदर लगभग 120 प्लस लोग गिरफ्तार हुए, यानी 120 से ज्यादा लोग। एसओजी की कार्रवाई के अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी, आरोपी उम्मीदवार, दलाल और भी कई लोग शामिल हैं। लगभग 118 आरोपियों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करी गई। हाई कोर्ट ने लगभग 23 से ज्यादा आरोपियों को जमानत दे दी है, यानी कि जो आसपास के लोग थे जिनको अरेस्ट किया था। जमानत जिनमें मिली है उनमें एक आरपीएस अधिकारी रामूराम रायका भी शामिल है। शोभा रायका, जो कि आरपीएस सदस्य की बेटी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। इसी फैसले के अंदर अन्य आरोपियों जैसे बर्खास्त एसआई विजेंद्र कुमार, मीडिएटर सुरेश कुमार, इनको भी कुछ राहत दी गई। लेकिन बहुत सारे लोगों को जमानत नहीं भी मिली है, जैसे मोनिका जाट, जो कि एसआई परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल करके सब इंस्पेक्टर बनी थी, उसको अभी तक जमानत नहीं मिली है। यहाँ तक कि उसने जेल के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया है। इसी बीच दर्जनों आरोपी ऐसे भी हैं जिनकी जमानत की जो सुनवाई है वो जारी है।
अब उनके अंदर क्या डिसीजंस होंगे वो आगे की बात, लेकिन जो मेन आरोपी थे उन सभी की कोई जमानत अभी तक नहीं हुई। बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार जैसे लोग अभी भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं और जिन रिश्तेदारों और करीबी लोगों के ऊपर संदेह था उनके अंदर से भी 5 छात्र अभी भी जेल में हैं, 9 छात्रों को जमानत मिल गई है, 3 छात्रों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी तौर पर अगर केस की कुल स्थिति आपको बताऊं तो कुल आरोपियों की संख्या 120 प्लस थी, जिन पर चार्जशीट जिन पर दायर हुई थी उनकी संख्या 118 थी। जमानत वाले आरोपी लगभग 30 प्लस हैं, न्यायिक हिरासत में अभी 50 प्लस हैं और जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए फरार हैं उनमें 10 से 15 आरोपी शामिल हैं और कई सारे शिक्षकों को और आला अधिकारियों को निलंबन के भी आदेश दे दिए गए हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आरपीएससी ने भी कटारा को पद से हटा दिया है और भविष्य में कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होने की आशंका है। तो ये था गहलोत राज का पेपर स्कैम, जिसमें हमने आपको सारी डिटेल्स दी हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक की। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। आप लोग हमारी ताकत हैं, साथ नहीं पाएं वीडियो को शेयर करें। आगे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं सब स्कैम्स को लेकर के पूरी सीरीज हम कह रहे हैं कि अनफोल्ड करने वाले हैं, तो बने रहें चैनल पे। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।